सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 8 के कंपाउंड एंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर के ग्रोथ वाले टॉपिक को हम लोगों ने खत्म किया था और उसके बहुत सारे क्वेश्चन को भी करे थे। ओके, तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग किसको खत्म करेंगे? डेप्रिशिएशन वाले टॉपिक को खत्म करेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगा कि डेप्रिशिएशन होता क्या है, इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं बताता हूँ डेप्रिशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो हेडिंग है, जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, उसका मतलब क्या है। उसके बाद चलेंगे उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला होता है हम उसे कैसे यूज करते हैं और ये फॉर्मूला आया कहां से है। ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, रिलेटिव डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए मशीन इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब ये है, मान लो अगर आप कोई भी एक चीज खरीदते हो तो उसकी वैल्यू, जैसे कि कार हो गया, आज मान लो आप लोग ने 1 लाख रुपए का कार खरीदा तो अगले साल उसका वैल्यू 10,000 कम हो जाएगा, फिर अगले साल और 10,000 कम हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है डेप्रिशिएशन, यानी कि आपके कोई चीज का प्राइस धीरे 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 ग्रेजुअली करके वो कम होते जाता है, उसी को डेप्रिशिएशन कहा जाता है। लेट सपोज तुम्हारे पास कोई भी एक खिलौना है, अभी है उसका प्राइस 100 रुपीज। ओके, तो 3 साल के बाद पहले साल में 10 रुपीज कम हुआ, फिर उसके बाद फिर से 10 रुपीज कम हुआ, तो उसके बाद फिर से 10 रुपीज कम हुआ, तो इस तरह से टोटल कम होते होते अभी उसका प्राइस है 70 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे इसको यानी कि इस 10 को यानी कि 30 रुपीज हो जाएगा तुम्हारा डेप्रिशिएशन अमाउंट। ठीक है, और ये जो 70 रुपीज है ये हो जाएगा प्राइस आफ्टर डेप्रिशिएशन। ये सिंपल सा मतलब है डेप्रिशिएशन को समझने का, सिंपल सा एग्जांपल है। यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज है 100 रुपीज का, तो उसका वैल्यू 10 रुपीज पहले ईयर में, फिर 10 रुपीज दूसरे ईयर में, फिर 10 रुपीज तीसरे ईयर में, इस तरह से कम होता गया और अभी उसका प्राइस हो गया 70 रुपीज। ओके, यानी कि अभी उसका प्राइस है 70 रुपीज। तो जितना पैसा कम हुआ उसी को कहा जाता है डेप्रिशिएशन अमाउंट। और डेप्रिशिएशन होने के बाद यानी कि अमाउंट कम होने के बाद जो प्राइस एंड में मिलता है तुम्हें, उसी को कहा जाता है प्राइस आफ्टर डेप्रिशिएशन। यानी कि डेप्रिशिएशन खत्म होने के बाद अभी हमारे प्रोडक्ट का प्राइस इतना है। ओके, तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया है। यहाँ पे लिखा है सो इफ पी इज द वैल्यू ऑफ मशीन, अगर पी हमारा मशीन का वैल्यू है। ओके, मशीन का वैल्यू है, मशीन हो या फिर तुम्हारे पास कोई कार हो या फिर दूसरी कोई भी चीज हो, यहाँ पे मशीन दिया हुआ है, तुम किसी भी चीज को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। तुम्हारे किसी भी एक चीज का प्राइस है पी, उसके साथ आर परसेंट क्या है, आर परसेंट है तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट, यानी कि जिस परसेंट से वो हर साल कम हो रहा है। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज पहले ईयर में 10% कम हुआ, फिर दूसरे ईयर में फिर 10%, फिर तीसरे ईयर में फिर 10%, तो इसी चीज को कहा जाता है रेट ऑफ परसेंट पर एनम, यानी कि डेप्रिशिएशन रेट ऑफ परसेंट। ओके, तो यहाँ पे डेप्रिशिएशन का रेट ऑफ परसेंट कितना है, डेप्रिशिएशन का रेट ऑफ परसेंट है, हमने आर परसेंट लिया क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए मैंने आर परसेंट इसको लिख दिया। अब फिर क्या आया, इज द कांस्टेंट डेप्रिशिएशन। और एक चीज याद रखो, यहाँ पे जो आर परसेंट होगा ना, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रेट ऑफ डिक्रीशन यानी कि डिप्रिशिएशन। ओके, तो हर साल सेम होता है, कांस्टेंट होता है। ऐसा नहीं है किसी साल 10% हो गया, फिर किसी साल अगले साल 20% हो जाएगा, फिर अगले साल 5% हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम्हारे बुक में उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जहां पे डेप्रिशिएशन का परसेंटेज कांस्टेंट होगा, यानी कि हर साल एक कांस्टेंट अमाउंट से गिरते हुए जाएगा। पहले ईयर में 10%, फिर दूसरे ईयर में फिर 10%, फिर तीसरे ईयर में फिर 10%। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें दिए जाएंगे। ओके, तो इसलिए घबराना मत कि सर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिया होगा, अलग अलग वाला बिल्कुल भी नहीं आएगा डेप्रिशिएशन के टॉपिक में। ओके, क्योंकि अगर अलग अलग आता तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया होता। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया। अब क्या दिया है, देन द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल इज, तो अभी बताओ तुम्हें मशीन का वैल्यू मिल गया पी,
डेप्रिशिएशन का रेट ऑफ परसेंट मिल गया। ओके, और यहाँ पे एन का मतलब क्या है, कितने साल के बाद, नंबर ऑफ इयर्स, यानी कि कितने साल के बाद उसका डेप्रिशिएशन कितना हुआ होगा उसको निकालना चाहते हो, तो कितना साल दिया है उसको यहाँ पे पुट करना है। तो ये एंड में तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा। ओके, तो इसी फॉर्मूले को पुट करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा डेप्रिशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया डेप्रिशिएशन के बारे में कॉन्सेप्ट। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन को करते हैं जिससे तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि इस फॉर्मूले को कहां पे यूज करना है, और अगर फिर भी डाउट होगा कि इन सारे टर्म्स का मतलब क्या होता है तो अब भी तुम समझ जाओगे। ओके, तो चलो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। अच्छा, तो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, राजीव बॉट अ कार एट ₹1,75,000। ठीक है, राजीव ने यहाँ पे एक कार को खरीदा जिसका प्राइस कितना है, 1,75,000। इफ इट्स वैल्यू डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर annum, यानी कि अगर उसके कार का प्राइस हर साल 20% कम हो रहा है, यानी कि पहले साल 20% कम होगा, फिर दूसरे साल फिर से 20% कम होगा, फिर तीसरे साल फिर से 20% कम होगा, तो 3 साल के बाद उसके कार का वैल्यू कितना होगा उसको फाइंड करो। इसके साथ और भी क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल डेप्रिशिएशन, यानी कि उसका कार का प्राइस कितना कम हो गया, कितना माइनस हो गया, उसको भी हमें निकालना है। ओके, तो देखो कैसे करेंगे, इसी वाले फॉर्मूले को यूज करना है क्योंकि एक ही फॉर्मूला दिया है, तो इसको मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है। ओके, तो सबसे पहले देखो, प्राइस ऑफ कार इक्वल टू 1,75,000 हो गया। इसके बाद रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन कितना दिया है, हर साल कितना कम होगा, 20% कम होगा हर साल। ओके, तो इसका मतलब आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स कार प्राइस कितना हो जाएगा, कार प्राइस हो जाएगा 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, सिंपल इस फॉर्मूला को पुट करो, P होल इंटू 1 माइनस R बाय 100 होल इंटू N। तो यहाँ पे P का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ कार। मैंने पहले ही बताया था, तुम्हारे ऑब्जेक्ट का जितना प्राइस होगा P की जगह उतने ही लिखना है, 1,75,000 होल इंटू 1 माइनस R, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, सॉरी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 20 डिवाइडेड बाय 100। एन का मतलब नंबर ऑफ इयर्स, कितने साल के बाद का तुम जानना चाहते हो प्राइस। ठीक है, एन का मतलब हमेशा टाइम ही होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में जितने भी मैंने सारे क्वेश्चन कराए वहां पे एन का मतलब टाइम ही होता है, कहीं पे हाफ ईयर को लिखा जाता है, कहीं पे फुल ईयर को। तो पिछले वाले वीडियोस को देखो, तुम अच्छे से जान जाओगे। ओके, इसके बाद देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1,75,000 होल इंटू 100 इंटू 100, 100 माइनस 20 तो 80 बाय 100 होल का पावर 3। ओके, अच्छा अब क्या करेंगे, ये वाला आ जाएगा 175,000, इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, 2 से कैंसिल, 2 4 जा 2 5 जा, तो 4/5 का होल क्यूब कितना आ जाएगा, 4/5 होल क्यूब का मतलब 3/मल्टीप्लाई। ठीक है, 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, सिंपल हो गया। अब इन सभी को इसके साथ कैंसिल करो। ठीक है, तो इस तरह से कैंसिल करने के बाद यहाँ पे तुम्हारा आंसर बन जाएगा 5 4 89,600। ओके, इसका आंसर मुझे पहले से ही पता है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ओके, लेकिन तुम चाहो तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर यही ही निकलेगा। मैं इसीलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि पहली बात तो तुम्हें इसे सॉल्व करना आता ही है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ऑलरेडी 5th 6th क्लास में तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और दूसरी चीज ये है, अगर इस तरह से मैं इसे सॉल्व करने बैठूंगा ना तो बहुत टाइम वेस्टिंग होगा, क्योंकि पहले से ही तुम्हें ये पता है, तो फिर इसको समझा के टाइम वेस्ट क्यों करूं। इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका आंसर हो जाएगा 89,600, यानी कि 3 साल के बाद कार का प्राइस हो जाएगा 89,600। ओके,
पहले था 1,75,000, अब भी 3 साल के बाद हो जाएगा 89,600। ओके, तो इसका वैल्यू निकल गया 3 साल के बाद कितना होगा। अब इसने पूछा है फाइंड द टोटल डेप्रिसिएशन। तो टोटल डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, तुम्हारे कार का प्राइस कितना कम हुआ है उसको निकालना है। पहले था 1,75,000, अभी है 89,600, तो कितना खत्म हुआ, कितना हुआ, कम हुआ। तो सिंपल इन दोनों को माइनस कर दो, तो कैसे निकलेगा 1,75,000 माइनस 89,600। ओके, तो यहां पे इसको माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 85,400 आंसर। अगेन मुझे ये आंसर पहले से ही मुझे पता है, ओके, इसलिए तुम इसको माइनस करोगे तो आंसर इतना ही आएगा, गलत नहीं आएगा। ठीक है, बस टाइम थोड़ा सा बच जाए इसलिए मैं आंसर को यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि माइनस तो 2 क्लास से ही सीख चुके हो, इसलिए मैं इसको फालतू में करके टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। तुम्हारा टाइम भी बहुत ज्यादा कीमती है और मेरे लिए मेरा टाइम भी बहुत ज्यादा कीमती है। ओके, लेकिन फिर भी अगर इस तरह के क्वेश्चन को करते टाइम इस तरह का मतलब कि इस तरह के फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं पता ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा जहां पे इस तरह के क्वेश्चन के ये जो सॉल्व किए जाते हैं ना, फ्रैक्शन में कैसे काटा जाता है, क्या किया जाता है, उसके ऊपर मैं डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमारा डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा खत्म हो गया। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अब मुझे लगता है कि डेप्रिसिएशन के ऊपर तुम बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ चुके होगे, लेकिन फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसके ऊपर और भी सारे क्वेश्चन लाके तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में। बाय बाय।